हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आज आपको स्पेशल जीके टॉपिक जो उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड 41,424 वैकेंसी के सिलेबस में दिए गए हैं, उसमें कल मैंने आपको मानवाधिकार का एक आइडिया दिया था कि हमें मानवाधिकार कैसे पढ़ना है और थ्योरी जो होती है वो किस प्रकार से आपको याद कराने में मदद करती है। और अगर आप थ्योरी पर फोकस करोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस करते हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है याद करना, क्योंकि आपका केवल सामान्य ज्ञान जीके का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 अंक, एमसीक्यू टाइप, 2 घंटे का पेपर ऑफलाइन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आज साथ ही हम आपको एक दूसरा टॉपिक करा रहा हूं जिसका नाम है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये टॉपिक आप ही के सिलेबस में है, आप ही के सिलेबस में आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। अब सभी लोग साथी पेन कॉपी लेकर बैठना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब ये जो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आप कहते हो क्वेश्चन क्वेश्चन, तो ये जितने क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं इनमें से आप 2-3 क्वेश्चन के अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी आपने पढ़ाई नहीं है। और ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद वाले टॉपिक से पूछे। जैसे केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है, ये ग्रुप बी या ग्रुप ए किसके अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर विश्वविद्यालय हैं, कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा, कचार लेवी कहा जाता था, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल इनमें से कहां पर स्थित है, आरपीएफ की फुल फॉर्म, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म, फिर आपसे जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक, सीएपीएफ सीपीओ के लिए प्रशिक्षण संस्थान के विजेता को कितनी ट्रॉफी दी जाती है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी जो 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा करा रही है, सीआरपीएफ का कौन सा विंग है जो दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के काम आता है, पीपीआरडी का कौन सा संस्थान है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर है, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, आंतरिक सुरक्षा विभाग ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है। इस प्रकार के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो साथी पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन जिस आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद वाले टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि जब आप इन टॉपिकों को कर लेंगे तो आप दुनिया में किसी से भी खुलकर कह देना कि भाई मैं ये एग्जाम निकाल रहा हूं, इस एग्जाम को कोई निकालने से नहीं रोक सकता। तो सबके सब एक बार जोर से बताइए, कमेंट करके भर के, क्या सब लोग तैयार हैं? तो लिख दीजिए यस सर। एक बार सबके सब कमेंट में यस लिख के बता दो, क्या सारे के सारे तैयार हो कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ने अखरता है, आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए ध्यान दीजिएगा, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। चलिए एक एक टॉपिक करते हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या है देखिए, एक होता है साथी भारत की सीमाओं की रक्षा, भारत की सीमाओं की रक्षा जिसको डिफेंस कह देते हैं। तो जो डिफेंस होती है ये बाहरी खतरों से होती है। डिफेंस क्या होती है? बाहरी खतरों से। जैसे हमारी भारत की सीमा है, अब पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से जो खतरा उत्पन्न हो सकता है उसकी हम लोग क्या करते हैं? रक्षा। जो अंदरूनी किसी कारण से कोई गड़बड़ हो जाए उससे क्या हो जाती है? सिक्योरिटी या सुरक्षा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक मतलब अंदरूनी, अंदरूनी। जैसे भारत की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। भारत की अंदर जो सीमाएं हैं उन सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। हमारी सेनाओं की जिम्मेदारी है, भाई सेनाओं की जिम्मेदारी है। वही जो देश के अंदरूनी, अंदरूनी मतलब सीमाओं के अंदर, देश की सीमा के अंदर देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है। किसकी होती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की। तो आपसे पूछेगा कि जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है या आंतरिक सुरक्षा ये किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? कमेंट करके बता दीजिए तुरंत। आंतरिक सुरक्षा
ये साथी किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? सबके सब कमेंट करके बताइए। आंतरिक सुरक्षा किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? देश की सीमाओं के अंदर। तो याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। एक संप्रभु राज्य अथवा देश अपनी सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना ही आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना कहलाता है। देश की सीमाओं के भीतर आंतरिक शांति बनाए रखना ही आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना कहलाता है। ये आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है? देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना। देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना। अब एक क्वेश्चन आता है, सर देश की सीमाओं के भीतर ऐसे कौन सी समस्याएं हैं जिनसे देश को खतरा हो सकता है? तो कुछ कॉमन सेंस से आप ही बताइए। दूसरा काम क्या होता है आंतरिक सुरक्षा का? पहला काम हो गया देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना। दूसरा हो जाता है देश की अखंडता को सुनिश्चित करना। मान लो भगवान ना करे कोई देश है, उसमें आंतरिक सुरक्षा मान लेते हैं कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा लड़ाई दंगे हो गए, तो उस देश की क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है या नहीं है? तो बाहर से तो सीमाओं की रक्षा आपने कर ली, लेकिन देश के अंदर टूट हो गई। तो दूसरा कार्य क्या होता है आंतरिक सुरक्षा का? देश की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना। तीसरा आंतरिक सुरक्षा का कार्य होता है या आंतरिक सुरक्षा का स्कोप होता है देश के भीतर सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना। सौहार्दपूर्ण वातावरण का मतलब है भाईचारे का माहौल विकसित करना, जहां सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक रह सके, जहां सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक रह सके। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम जी, आपका एलपी में हुआ तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आंतरिक सुरक्षा यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा से हमारा मतलब क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा अर्थात देश की सीमाओं के भीतर देश की सुरक्षा करना, जो देश की सीमाओं के भीतर चुनौतियां हैं उनसे देश की रक्षा करना, जिसमें पहली है देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना। दूसरी है देश की जो क्षेत्रीय अखंडता उसको सुनिश्चित करना। तीसरी अलगाववादी ताकतों को रोकना। और तीसरा होता है देश में सौहार्दपूर्ण माहौल। सौहार्दपूर्ण माहौल से ही कोई देश तरक्की कर सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल विकसित होने से ही कोई देश तरक्की कर सकता है। तो ये इसके तीन मुख्य कार्य थे। अब क्योंकि अब आप देख रहे हो, मान लो आंतरिक शांति ना हो, देश में दंगे फसाद चलते रहे, तो क्या कोई देश तरक्की कर पाएगा? खुद बताओ। अगर मान लो किसी देश में आंतरिक सुरक्षा नहीं है, देश में दंगे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा आप जान रहे हैं कैसी है, पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा जान रहे हैं कैसी है। तो यहां पर क्या ये देश तरक्की कर रहे हैं? आटे के लिए लड़ जा रहे हैं, बताओ। चून के लिए लड़ जा रहे हैं लोग, आटे के लिए। तो कहने का अर्थ क्या है? तरक्की के लिए, विकास के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना जरूरी है। देश के संपूर्ण विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना यह किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्योंकि भारत तो बहुत ज्यादा विविधता है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो अपने भारत में तो वैसे ही बहुत ज्यादा विविधता है। विविधता मतलब हमारे यहां पर धर्म के नाम पर, धर्म में अगर चलो हो गया समझौता, तो जाति के नाम पर जाति में समझौता हो गया, तो मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर मान लो धर्म, जाति, भाषा भी सब निभ गई। तो क्षेत्र के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर, जैसे उत्तरी पूर्वी कोई आया, तो बहुत जगह आपने देखा होगा उत्तरी पूर्व के जो अपने राज्यों के नागरिक हैं भारत के, वो भी हमारे भारत के नागरिक है, हमारे भाई बहन, लेकिन अब उनके साथ बहुत सारे लोग गलत व्यवहार करते हैं, उनके लिए गलत गलत टिप्पणी करते हैं। तो भारत में सोचो कितनी ज्यादा विविधताएं। वो भी चलो छोड़ो, तो वेज नॉन वेज के ऊपर लोग लड़ जाते हैं, खान पान के ऊपर दंगे फसाद हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा विविधता भारत में है, इतनी ज्यादा भारत में एक प्रकार से आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी है। तो इसके लिए हमारे लिए तो आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ज्यादा आवश्यक और चुनौतीपूर्ण है, और ज्यादा आवश्यक और चुनौतीपूर्ण है। अब जैसे जापान है, तो जापान में धर्म,
जाति भाषा के नाम पर कोई झगड़े नहीं है, तो जापान के लिए उतनी चुनौती नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, खान पान, इन सब में बहुत ज्यादा भेद है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो भारत के लिए चुनौती और ज्यादा हो जाती है। कुछ को समझ में आ रही है? यस या नो लिखकर बताइए। और एक छोटा सा साथ सब के सब कर दीजिए, क्योंकि ये थ्योरी की क्लासेस आपको एक बेहतर लेवल पर लाने के लिए लगाई गई थी कि आप सीख पाएं, आप समझ पाएं कि एग्जाम कैसे निकलते हैं, एक टॉपर व्यक्ति क्या मानसिकता से पढ़ता है। जब तक आप वो मानसिकता नहीं पकड़ेंगे, अगर आप कट ऑफ तो भैंस की पूंछ होती है, उससे लटकने से कुछ नहीं है। भैंस के सींग पकड़ो, जो टॉपर लेकर आता है उससे तुलना करो, उससे कंपटीशन करो। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी यूट्यूब पर लोग पढ़ते नहीं है, ये तुम खुद जानते हो। तो आप सभी के सभी इस क्लास को एक बार अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास के लिंक को 1 सेकंड का समय, ये शेयर वाला जो एरो है इस पर क्लिक करके तुरंत, बाकी सभी साथी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज है मैं सब आपके सामने खोल के रख दूंगा। आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना, सौहार्दपूर्ण माहौल विकसित करना, यही आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण, शांति बनी रहती है। तो विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना यह बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत तो इतना ज्यादा विविध देश है, तो भारत में आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अति महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है, और अति महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। यह बताइए, आंतरिक सुरक्षा ये किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? केंद्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा भारत में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी है? किस मंत्रालय की? अब भारत में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, एक तो भैया केंद्र स्तर की सरकार है, और एक भारत में राज्य स्तर की सरकार है। एक केंद्र स्तर की सरकार है और दूसरी भारत में, याद रखिएगा, राज्य स्तर की सरकार है। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार है। हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दी गई है। कितनी लिस्ट? 3 लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो हम ये देखेंगे कि जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान है, केंद्र को कौन सी शक्तियां दी गई सुरक्षा के मामले में, राज्य को सुरक्षा के मामले में कौन सी शक्तियां दी गई, केंद्र को सुरक्षा के मामले में कौन सी शक्तियां दी गई, राज्य को सुरक्षा के मामले में कौन सी शक्तियां दी गई। नंद कुमार ऑलरेडी एक टीटीओ में 24 ईयर का हूं, ये क्लास रेलवे बड़े बाबू के लिए काम आएगी भैया, आपके लिए जीके की क्लास है, पर ये रेलवे में टॉपिक नहीं आता है, केवल यूपी पुलिस में पूछा जाता है, होमगार्ड या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। तो भारत में जो सुरक्षा संबंधी प्रावधान है, उसमें अगर आप पहली लिस्ट देखोगे जो संघ सूची है, तो भारत की रक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये संघ सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। युद्ध की तैयारी, यह भी सती संघ सूची का विषय है। इसी प्रकार हमारी नौसेना, थल सेना, हमारी वायुसेना और जितने भी सशस्त्र बल होते हैं, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये भी संघ सूची का विषय है। तो भारत की रक्षा, युद्ध की तैयारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो सशस्त्र बल होते हैं, ये कौन सी सूची में आते हैं? ये कहोगे सर संघ सूची में। जबकि पुलिस, जेल, सुधार गृह और जो राज्य के अंदर लोक व्यवस्था होती है, राज्य के अंदर दंगा फसाद आदि को रोकना, लोक व्यवस्था मतलब एक कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य के अंदर शांति, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दंगे फसाद आदि को रोकना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य सूची का विषय। तो आपसे पूछेगा कि भारत में पुलिस 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय, मतलब जो पुलिस है वो किसके अंडर काम करती है? तो भारत में पुलिस राज्यों के अंदर काम करती है, राज्यों के अंडर काम करती है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। जबकि इसी में अगर दिल्ली पुलिस की बात करें, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, दिल्ली पुलिस
ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, ये सारी की सारी राज्य पुलिस जो है वो राज्य के अधीन है, जबकि दिल्ली पुलिस में कंफ्यूज मत होना, वो गृह मंत्रालय के अधीन है। इसी प्रकार आपराधिक विधि, ये जो भारतीय न्याय संहिता, अपराध को लेकर कानून होते हैं, आपराधिक प्रक्रिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब किसका विषय है? ये संवर्ती सूची का विषय है। ये किसका विषय है? संवर्ती सूची का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपराधिक विधि, आपराधिक प्रक्रिया, ये कौन से लिस्ट में आते हैं? संवर्ती सूची में। पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची में। जबकि भारत की रक्षा, युद्ध की तैयारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो सशस्त्र बल होते हैं भारत के, वो कौन से लिस्ट में आते हैं? ये संघ सूची में आते हैं। तो यहीं से पहला आपका बन गया। बताइए साथी, जेल ये किस सूची का विषय है? आपराधिक प्रक्रिया ये किस सूची का विषय है? जेल किस सूची का विषय है? आपराधिक प्रक्रिया किस सूची का विषय है? आपको बताने पुलिस किस सूची का विषय है? पुलिस किस सूची का विषय है? भारत की रक्षा ये किस सूची का विषय है? भारत की रक्षा। आपराधिक विधि किस सूची का विषय है? आपराधिक विधि ये किस सूची का विषय है? अब एक बस 5 मिनट का टॉपिक किया, 5000 क्वेश्चन पूछ ले तब भी आप उत्तर दे पाओगे। यही केवल केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करते तो आपसे नहीं होता। यही केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करते तो ये चीजें नहीं होती। फिर पूछा है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये किस सूची का विषय? भारत के सशस्त्र बल इत्यादि ये किस सूची का विषय? तो जेल और सुधार गृह जो होते हैं, जो बाल सुधार गृह, नारी निकेतन इत्यादि, जेल और बाल सुधार गृह ये राज्य सूची का विषय। आपराधिक प्रक्रिया, ये जो अपराध गठित करने वाले कानून होते हैं, भारतीय न्याय संहिता इत्यादि, ये संवर्ती सूची का विषय। इसका संवर्ती सूची का। पुलिस याद रखिएगा राज्य सूची का विषय। भारत की रक्षा ये संघ सूची का विषय। आपराधिक विधि ये संवर्ती सूची का विषय है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये संघ सूची का विषय। ये बताइए युद्ध की तैयारी ये किस सूची का विषय? युद्ध की तैयारी। और ये भी बताइए कि लोक व्यवस्था ये किस सूची का विषय है? लोक व्यवस्था ये किस सूची का विषय है? युद्ध की तैयारी और लोक व्यवस्था, युद्ध की तैयारी और लोक व्यवस्था, सबके सब उत्तर दीजिए। तो कहोगे भैया युद्ध की तैयारी संघ सूची का विषय है, युद्ध की तैयारी, और लोक व्यवस्था याद रखिएगा यह राज्य सूची का विषय है। लोक व्यवस्था किसका विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। समझे मेरी बात? इसके अलावा संघ सूची में और भी देख लीजिए, संघ सूची में और भी यहां पर देख लीजिए। जैसे संघ सूची में किसी राज्य में सिविल प्रशासन की मदद करने हेतु, याद रखिएगा कि अगर किसी राज्य में दंगे फसाद हो जाते हैं तो केंद्र से वो राज्य मदद मांगता है नहीं मांगता है? यस या नो करके बताओ। किसी राज्य में अगर दंगे फसाद हो गए तो वो केंद्र सरकार से मदद मांगता है। तो अगर किसी राज्य में सिविल प्रशासन की मदद करने के लिए संघ के सशस्त्र बलों की नियुक्ति करने का अधिकार, यह भी संघ सूची का विषय। हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, यह भी संघ सूची का विषय। इसी प्रकार भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेशियों से हमारे संबंध के कारण के आधार पर किसी को निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेने का अधिकार भी यह संघ सूची का विषय है। किसका? संघ का। इसके अलावा याद रखिएगा राज्य सूची की बात करें, किसकी बात भैया? राज्य सूची। तो पुलिस, सुधार गृह, इसके अलावा लोक व्यवस्था के अलावा नशीले पदार्थ, निवारक निरोध किन मामलों में? राज्य की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लोक व्यवस्था को बनाए रखने में। निवारक निरोध इन 3 मामलों में यह राज्य सूची। और कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, कैदियों का एक राज्य से साथी दूसरे राज्यों में स्थानांतरण, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, ये सब संवर्ती सूची का विषय है। ये सब किसका विषय है? तो कहोगे सर संवर्ती सूची का विषय है। ये सब किसका विषय है?
समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, हथियार गोला बारूद ये किस सूची का विषय है? हथियार गोला बारूद ये किस सूची का विषय है? हथियार गोला बारूद ये किस सूची का विषय है? तो आप कहोगे सर हथियार गोला बारूद ये सारे के सारे संघ सूची के विषय हैं। हथियार गोला बारूद ये सारे के सारे किसके विषय हैं? कहोगे सर संघ सूची के विषय हैं। हथियार गोला बारूद ये किसके विषय हैं? ये सबके सब संघ सूची के विषय हैं। ये सबके सब किसके विषय हैं? कहोगे सर संघ सूची के। जबकि नशीले पदार्थ, निवारक निरोध, राज्य की सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लोक व्यवस्था के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में लेना, यह समवर्ती सूची का है। और कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। तो यह आ जाता है कि भारत में जो एक आंतरिक सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर कौन कौन से प्रावधान और ये किस किस के अधीन है। अरे विराट पढ़ ले, अरे ओ सुअर पढ़ ले, अपने माता पिता के सामने भी यही हरकत करेगा, तेरी चप्पलों से ऐसा तोड़ाई करूंगा, याद करेगा। अरे वो कुत्ते की पूंछ पढ़ ले, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब आ जाता है बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा का मतलब है देश की सीमाओं की रक्षा। अगर कोई मान लो बाहर से आक्रमण इत्यादि करता है, कोई बाहर से कोई बाहरी शक्ति भारत पर आक्रमण करती है, कोई बाहरी शक्ति भारत पर यदि आक्रमण करती है, तो फिर मुकाबला कौन करती है? भारत की सेना, भारत की सेनाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? रक्षा मंत्रालय की। वहीं पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कहोगे सर गृह मंत्रालय की। पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति के समय पर सीमाओं की रक्षा। शांति के समय जब हमारा किसी देश से युद्ध नहीं चल रहा हो, शांति के समय सीमाओं की रक्षा भी याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। शांति के समय सीमाओं की रक्षा, इसलिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी ये सीमा सुरक्षा करने वाली फोर्स हैं, आईटीबीपी या असम राइफल्स या एसएसबी या बीएसएफ, ये सब किसके अधीन काम करती हैं? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। क्योंकि शांति के समय सीमाओं की रक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी है? ये भी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है, ये भी केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जबकि युद्ध इत्यादि के समय भारत की रक्षा, ये भारत की सेनाओं की जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की सेनाओं की जिम्मेदारी, भारत की सेनाओं की जिम्मेदारी। तो बाहरी सुरक्षा ये किसकी जिम्मेदारी है? युद्ध आदि के समय भारत की सेनाओं की, और शांति के समय पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में कानूनी व्यवस्था, शांति, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य की मदद करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय। अब यहां पर गृह मंत्रालय के कुछ कार्य बताए गए, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहां तक चीजें कुछ कुछ समझ में आ रही है बच्चा? यस या नो करके बताना। और एक बार अगर थोड़ी सी जान लगा दोगे, एक बार सबके सब अपने बड़े भैया का सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत आपका आभार रहेगा। यह सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार सबके सब साथी फिर से शेयर कर दीजिएगा जिसने नहीं की थी। और सुन लीजिए, ये सारी की सारी अपने अंतिम प्रयास बैच की थ्योरी क्लास है, जो सोमवार 1 दिसंबर 2-3 दिन बाद से एप्लीकेशन पर शुरू हो रही है। अभी जिन साथियों ने अंतिम प्रयास बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ज्वाइन नहीं किया है, सबके सब तुरंत सुन लीजिए। ये सारे के सारे इसमें साथी क्वेश्चन पूछे गए, और सारे के सारे इतना बढ़िया तरीके से आप कर लोगे कि आपका आनंद आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा ही, आंतरिक सुरक्षा विभाग
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तुरंत बताइए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो कहोगे सर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय। इसलिए मैंने एक एक चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देश की आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होती है? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। जबकि युद्ध आदि से बाहरी सीमाओं की, हमारी सीमाओं की रक्षा, ये रक्षा मंत्रालय, सेनाओं की जिम्मेदारी। अब क्योंकि आंतरिक सुरक्षा विभाग ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, आंतरिक सुरक्षा विभाग ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, तो इसके और कौन कौन से काम होते हैं वो भी आप यहां पर देख लीजिएगा, वो भी साथी यहां पर देख लीजिएगा। एक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, अनुरक्षण का अर्थ होता है देश में शांति सौहार्द बनाए रखना, केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक मुद्दे होते हैं उनको निपटाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि जो होती है वो तय करने का काम, नियुक्ति की सिफारिश इत्यादि जो होती है राष्ट्रपति को, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति को, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ही होते हैं। आपदा प्रबंधन, मान लेते हैं कि देश में कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, तो जो आपदा का प्रबंधन है इसी के लिए याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसका गठन 19 जनवरी 2006 को किया गया, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो आपसे पूछेगा कि भाई एनडीआरएफ का गठन कब हुआ है, सबके सब बताइए। एनडीआरएफ का गठन कब हुआ है? 19 जनवरी 2006। और ये किसके तहत काम करती है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। ये किसके तहत काम करती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत। सीमाओं का प्रबंधन, शांति के समय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, शांति के समय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जैसे मान लो युद्ध के समय, अब मान लो भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो, तो शांति के समय तो बीएसएफ भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा कर रही है, लेकिन जैसे युद्ध होगा तो बीएसएफ से किसको दे दिया जाएगा? भारतीय सेना को कमांड। आपने सनी देओल की बॉर्डर फिल्म देखी है, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार घोषित करके गोली मार दूं, भाग जा। तो ध्यान दीजिएगा सबके सब। तो वहां पर बीएसएफ जो सुनील शेट्टी था उसने किसको हैंडओवर कर दिया था? आर्मी को, लेकिन सुनील शेट्टी रुका। तो शांति के समय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? सीमाओं को मैनेज करना यह भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है। जैसे आप देखोगे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से? 7 देशों से। जैसे आपसे पूछेगा भारत चीन सीमा, भारत चीन, जिसको भारत पाकिस्तान सीमा की जिम्मेदारी, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, इसी प्रकार भारत भूटान, भारत नेपाल, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा की जिम्मेदारी। इसी में आपसे पूछ लेगा भारत म्यांमार सीमा की जिम्मेदारी, भारत म्यांमार सीमा की जिम्मेदारी। ये 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। भारत अफगानिस्तान सीमा की जिम्मेदारी, भारत अफगानिस्तान सीमा की जिम्मेदारी। ध्यान दीजिएगा भारत चीन सीमा की जिम्मेदारी आईटीबीपी, जिसको 1962 में बनाया गया था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ये दोनों सीमाओं की रक्षा बीएसएफ। भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा बीएसएफ। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965,
भारत भूटान भारत नेपाल सशस्त्र सीमा बल के द्वारा रक्षा होती है। इसका गठन 1963 में। जबकि भारत म्यांमार सीमा की रक्षा असम राइफल्स गठन 1835 में सबसे पुरानी है। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, तो ये आप आर्मी कह सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर तक हमारा कब्जा है। ये भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा बीएसएफ, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो साथी एलओसी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी, इसकी रक्षा आर्मी हमारी थल सेना करती है। और भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इसकी भी कौन करती है? भारत की थल सेना, क्योंकि वहां पर युद्ध के हालात बने रहते हैं। तो अच्छे से याद रखेगा, सीमाओं की जिम्मेदारी भी किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की। इसलिए आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल्स है, ये सब किसके अधीन काम करती हैं? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत। ये चीज समझ में आई बहू? फिर आ जाती है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। जो यूनियन टेरिटरी होती है, उनका प्रशासन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान, इसके लिए अलग से राजभाषा विभाग की स्थापना की गई है। जो जनगणना का कार्य है, यह भी केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। और एनएचआरसी स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसमें साथी इसका जो सामान्य प्रशासन है, वो भी किसके अधीन आता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसी के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का प्रशासन, आईपीएस कैडर का प्रशासन, आईपीएस कैडर का प्रशासन, और जो साथी केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल इत्यादि का प्रशासन भी, और आईपीएस कैडर का प्रशासन, ये सब कौन देखता है? ये केंद्रीय गृह मंत्रालय देखता है। तो कुछ समझ में आई? बताइए, बीएसएफ साल बता दीजिए। बीएसएफ कब बनी? आईटीबीपी कब बनी? असम राइफल्स कब बनी? सशस्त्र सीमा बल कब बना? एलओसी किस किस के बीच में? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी किस किस के बीच में? एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, केवल नियंत्रण रेखा, और एलएसी का अर्थ होता है वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बताइए सबके सब मिलकर, सारे के सारे उत्तर दीजिए। सारे के सारे उत्तर दीजिए। अरे इसमें कि ये सुअर है विराट नाम का, इस सुअर का शिकार करवा दे, को ब्लॉक करवा दे। तेरा बेटा फोटो ले लिया मैंने, और अगर मैंने तेरा आज ही 1090 पर तेरी शिकायत ना डाली, तो तू कुत्ते की तरह से भटकता फिरेगा कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो, और तुझ पे पुलिस से 100 फट्टे लगवाऊंगा, 100 फट्टे, जब तक तेरा बैकग्राउंड बिल्कुल बंदर जैसा नहीं हो जाता। अबे पढ़ ले सुअर, पढ़ ले। दूसरे की बहन बेटी के लिए उल्टा सीधा बोलना तुझे शर्म नहीं आती? और तेरा फोटो इंटरनेट पर डालूंगा कि इसको पहचानो, इसको पहचानो, आतंकवादी को। आज तो तुझे फेमस कर दूंगा, तेरे मोहल्ले के ही ना तुझे कुटाई करें। तू सोच रहा होगा ना हल्के में तू ऐसे बच जाएगा। तेरा तो फोटो है फोटो, आज तू गया बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, आईटीबीपी 24 अक्टूबर 1962, असम राइफल्स 1835, सशस्त्र सीमा बल 1963। नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में किसकी आर्मी रक्षा करती है? भारत और पाकिस्तान के पहले युद्ध के बाद में जितना इलाका पाकिस्तान ने कब्जा लिया भारत का, उतने में ही वहीं पर वो लाइन तय कर दी गई शिमला समझौते से। वास्तविक नियंत्रण रेखा यह लद्दाख की ओर भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। तो ये कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई। चलिए अब आ जाता है, इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, वो राज्य पुलिस की भी सहायता करता है।
कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में, लोक व्यवस्था बनाए रखने में। मान लेता हूं कि यदि कहीं पर दंगे फसाद हो गए, क्या हो गए, दंगे फसाद, तो राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट करता है और तब केंद्रीय गृह मंत्रालय सीआरपीएफ आदि की कंपनी भेजता है, जिससे कि राज्य में दंगे फसाद रोके जा सके, लोक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, राज्य का जो पुलिस बल है उसके आधुनिकीकरण के लिए, उसको मॉडर्न करने के लिए वित्तीय सहायता भी केंद्रीय गृह मंत्रालय देता है। पुलिस की अवस्थापना जैसे पुलिस थाने, पुलिस के अत्याधुनिक हथियार, उसके लिए साथी संचार यंत्र, उसके वाहन, उसके हथियार आदि के लिए वित्तीय सहायता यह भी कौन उपलब्ध कराता है, राज्य की पुलिस को मांगने पर, जरूरत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय उपलब्ध करा देता है। वैसे जो पुलिस है यह किस सूची का विषय है, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन पुलिस राज्य की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, राज्य की लोक व्यवस्था को बनाए रखने में जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल इत्यादि होते हैं, इनकी नियुक्ति करने का काम भी केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। अब आ जाता है कि भारत में इतनी ज्यादा जो विविधता है, तो भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है, या पूछेगा इनमें से कौन सी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती नहीं है। यह बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को है वो है साथी नक्सलवाद। जो सबसे बड़ी चुनौती है यह किसको है, नक्सलवाद। नक्सलवाद ऐसा समझ लीजिए, भारत का लगभग 40% भाग जो है वो किसी ना किसी आंतरिक सुरक्षा चुनौती से, भारत का लगभग 40% हिस्सा किसी न किसी आंतरिक सुरक्षा चुनौती से जूझ रहा है। उसमें सबसे ज्यादा नक्सलवाद, जिसको लेफ्ट विंग, इसको LWEB कह देते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसको कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसको कहा जाता है, जबकि आम भाषा में इसे क्या कहते हैं, नक्सलवाद। हालांकि क्योंकि अब जो हमारी राज्य के पुलिस बल हो गए या केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, सीआरपीएफ आदि, इससे मुकाबला करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल राज्य की पुलिस की सहायता करते हैं। तो यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हाल ही में सीआरपीएफ इत्यादि ने, राज्य की पुलिस ने बहुत सारे सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिससे नक्सलवाद की कमर टूट रही है। सेकंड जो चुनौती है भारत की आंतरिक सुरक्षा को, वो है आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी गतिविधियां। जैसे पहले क्या होता था, जो गरीब जनता होती थी जिसको बहला फुसला लेते थे आतंकवादी, अब क्या है, पढ़े लिखे लोग, जिसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म नाम दिया जा रहा है। अभी जो ये रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास कुछ दिनों पहले बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर ने खुद को उड़ा लिया था, तो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। ये कैसा है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आतंकवाद। तो अब आतंकवाद की चुनौती ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि जिस पैमाने पर उन्होंने विस्फोटक इकट्ठा किए थे, कहीं पर कोई आतंकवादी ऐसा केमिकल बना रहा है जिससे लाखों लोग मर जाएं, तब समझ रहे कितनी बड़ी चुनौती है। तीसरा हो जाता है सीमा पार आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो जम्मू कश्मीर में है। यह भी भारत की आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, तो ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी चुनौती है। दूसरा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अतिवाद, जैसे आप मणिपुर में देख रहे हैं कि वहां पर मीती और कुकी समुदाय के बीच में झगड़ा चल रहा है। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में बहुत सारे उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। तो जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अतिवाद है, यह भी भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। यह भी भारत के लिए एक साथी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। इसके अलावा याद रखिएगा, जैसे नकली नोट याद रखिएगा, जो नकली नोट होते हैं, यह भी याद रखिएगा, फेक करेंसी भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। ओके सर, फेक करेंसी
भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती कैसे? अरे फेक करेंसी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखली कर रही है। जो फेक करेंसी होती है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, अरे मोहजरत, अरे तू है क्या आदमी? तू यहां पढ़ने आया है तो गिनती करने आया है? हैं? पढ़ ले मेरे भाई, इनको भाड़ में जाने दे बाबू। आप सभी लोग यहां पर फोकस कीजिए, नहीं तो पेपर हाथ से निकल जाएगा, सब पेपर में आएगा। फेक करेंसी देश की अर्थव्यवस्था खोखली होती है, और जो वो फेक करेंसी का पैसा आता है उसे गलत कार्यों में, आतंकवादी आदि घटनाओं में प्रयोग किया जाता है। और एक नई चुनौती और बढ़ रही है देश के लिए, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, जिस प्रकार से साइबर अपराध या इंटरनेट के द्वारा किए जा रहे अपराध बढ़ रहे हैं, ये भी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं बताओ? जैसे भी आपने एक वो देखा होगा ना, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट से अरबों रुपए, अरबों करोड़ों, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के पैसे ठगे गए। जिसमें कोई पुलिस वाला आपको वर्दी में फोन करेगा व्हाट्सएप और कहेगा कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे वारंट जारी किया गया है, आपका कहीं पर आधार कार्ड या पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, उससे पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। जबकि कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती है। इसके अलावा साथ ही आपको एपीके फाइल डाउनलोड करवाते हैं, जिससे आपके फोन को हैक करके और उससे सारा धन इत्यादि निकाल लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भारत में जो जाति, धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के नाम पर जो एक भेदभाव है, जो आपस में एक बहुत ज्यादा, ये अतिवाद का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? अतिवाद। तो धर्म, जाति, भाषा, नस्ल आदि के इन सब का जो भेदभाव है, ये भी भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती है। कि भारत की सीमाओं के अंदर जैसे मान ले तो बाहर से कोई हमला करे तो आप अपनी रक्षा करोगे। अब आपके शरीर के अंदर कोई अंग खराब हो जाए तो ऐसे ही देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को नक्सलवाद चुनौती देता है। आतंकवादी घटनाएं, सीमा पार आतंकवाद जम्मू कश्मीर में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद, नकली नोट, साइबर क्राइम, ये सारी की सारी घटनाएं धर्म, जाति, भाषा, नस्ल के आधार पर आपस में लड़ाई। एक भाषा के आधार पर आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा भारत की ये भी आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां मराठी ना बोलने पर आपको तुरंत, मतलब सब लोग ऐसे नहीं है, पर कुछ लोग आपको एक उत्पीड़न करने लगेंगे। जैसे अभी एक बच्चे की, एक लड़के ने आत्महत्या भी कर ली थी इस आधार पर, मारपीट करने लगेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें देश को जो एक अखंडता, एक सूत्र में बांध रहे हैं, उसके लिए खतरा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन सबसे निपटने के लिए केंद्रीय स्तर का मंत्रालय है। अब याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन सबसे निपटने के लिए एक जुगाड़ बनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया? दो प्रकार की व्यवस्था की। एक तो साथी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, एक को क्या नाम दिया गया? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिनको पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? तो कहोगे सर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को क्या कहते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत में कितने केंद्रीय अर्धसैनिक बल है? भारत में लिख लीजिएगा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और एनएसजी। तो लगभग 7 के करीब भारत में केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। भारत में कितने सीएपीएफ हैं? कितने संगठनों को सीएपीएफ का दर्जा दिया गया है? तो अच्छे से याद रखिएगा, 7। कितने भैया? 7। भारत में 7 संगठनों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल का दर्जा प्राप्त है। भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने संगठनों को
केंद्रीय अर्धसैनिक बल का दर्जा दिया गया है। तो 7 संगठन है, इसमें बीएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, इसमें आईटीबीपी, इसमें सशस्त्र सीमा बल, इसमें असम राइफल्स, सीआईएसएफ और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी है। तो 7 संगठन भारत में ऐसे हैं जिनको केंद्रीय अर्धसैनिक बल का दर्जा प्राप्त है। एक एक को पढ़ेंगे। जबकि भारत में लगभग 9 ऐसे संगठन हैं जिनको सीएफपीएफ का दर्जा न देकर उनको केंद्रीय पुलिस संगठन का दर्जा दिया गया है। उनको किसका दर्जा दिया गया है? तो आप कहोगे सर उन्हें सीपीओ का दर्जा दिया गया है। उन्हें किसका दिया गया है? उन्हें अच्छे से याद रखेगा, सीपीओ का दर्जा दिया गया है, या जिससे आप कह सकते हैं उन्हें केंद्रीय पुलिस संगठन का दर्जा दिया गया है। उन्हें किसका दर्जा दिया गया है? कहोगे सर उन्हें, तो ये हो जाते आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 के करीब ऐसे संस्थान हैं जिनको सीपीओ का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा दिया गया है? कहोगे सर सीपीओ का दर्जा। तो सीपीओ का दर्जा कितने संगठनों को दिया गया है? लगभग 10 संगठन ऐसे हैं जिनको सीपीओ का दर्जा दिया गया है। लगभग 10 संगठन ऐसे हैं जिनको सीपीओ का दर्जा दिया गया है। ये कितने संगठन है? ये साथी 10 संगठन है। इनके विषय में भी पढ़ेंगे जिनको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सीपीओ का दर्जा, जबकि सीएपीएफ का दर्जा किसको दिया गया है? 7 संगठनों को। तो इनको एक एक को करके पढ़ते हैं कि भाई कौन से का काम कहां पर है, कब गठन हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो सबसे पहले आ जाता है असम राइफल्स। सबसे पहला हेडिंग बना दीजिएगा केंद्रीय अर्धसैनिक बल। 7 केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं जिसमें पहला है असम राइफल्स। असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से, किसके नाम से? कछार लेवी के नाम से। और पहले के मिलिशिया संगठन था। मिलिशिया का मतलब होता है एक छोटे पैमाने पर प्राइवेट आर्मी जो होती है, छोटे पैमाने की प्राइवेट आर्मी, जिसको जमींदार लोग अंग्रेज बनाकर रखते थे उत्तर पूर्व में लगान आदि वसूलने के लिए। इसका कानून कब आया है? इसका अधिनियम 2006 में आया है। तो सीएपीएफ में पहली हो जाती है असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना कब हुई है? और इसमें कितने भी क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम मेरे सामने देखना, सब कुछ 7 के 7 केंद्रीय अर्धसैनिक बल आज तुम्हें याद हो जाएंगे। बोलो, असम राइफल्स की स्थापना 1835। इसका एक्ट कब आया है? 2006 में। यह साथी सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। यह पहले एक मिलिशिया हुआ करता था जिसका नाम था कछार लेवी। यह एक प्राइवेट तौर का संगठन था, प्राइवेट मिलिट्री कह सकते हो, जिसका नाम था कछार लेवी। यह सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। जो असम राइफल्स है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। आपसे पूछेगा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि सर सबसे पुराना अर्धसैनिक बल हो जाता है असम राइफल्स। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा हो जाता है? असम राइफल्स। इसका हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मेघालय के शिलोंग। इसका मुख्य कार्य भारत म्यांमार सीमा की रक्षा 1643 किलोमीटर और उत्तर पूर्व में शांति बनाए रखना। उत्तर पूर्व में आंतरिक सुरक्षा अथवा शांति बनाए रखना। ये देखिए एक अलग प्रकार का अर्धसैनिक बल है जो केवल इसी में, ये व्यवस्था केवल इसी के लिए पाई जाएगी। इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है, जो सैलरी इत्यादि जाती है, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय से जाती है। किससे जाती है? केंद्रीय गृह मंत्रालय से। लेकिन जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, इसके ऑपरेशंस या इसकी जो नियुक्ति वगैरह सब लोग गृह मंत्रालय करता है, लेकिन जो वहां पर कमान संभालता है, जिसके हाथ में कमान होती है, वो साथी भारतीय थल सेना के हाथ में होती है। असम राइफल्स की कमान किसके पास होती है? भारतीय थल सेना के पास। बाकी जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनकी नियुक्ति भी गृह मंत्रालय करता है,
उनकी कमान भी कौन संभालता है? कहोगे सर गृह मंत्रालय। लेकिन असम राइफल्स एक ऐसा बल है जिसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के पास, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास होता है? भारतीय थल सेना के पास। इसका मोटो हो जाता है सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के प्रहरी, उत्तर पूर्व के प्रहरी। तो देखो ये होती है थ्योरी की ताकत। जैसे तुमसे पूछा कि भाई सीएपीएफ का दर्जा कितने संगठनों को प्राप्त है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सीएपीएफ का दर्जा कितने संगठनों को दिया गया, और आप इसमें असम राइफल्स पढ़ने लगे, और मैंने कहा असम राइफल्स के बारे में आप 10 पॉइंट बताइए। असम राइफल्स के बारे में आपको 10 पॉइंट बताने हैं। असम राइफल्स के बारे में आपको 10 पॉइंट बताने, जो भी आपको आता है। असम राइफल्स के बारे में आपको कितने पॉइंट बताने हैं? आपको 10 पॉइंट बताने। अब आप बताते चलिए। यह होती है थ्योरी की ताकत। थ्योरी है तो कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, अब कभी गलत नहीं हो सकता। यही चीज हम लोग अंतिम प्रयास में पढ़ेंगे, इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर भटकते रहना, क्लास छूट जाएंगी। 1 दिसंबर सोमवार से शुरू है, आज कल परसों 3 दिन है अंतिम प्रयास से जुड़ने के, 3 दिन। अरे यही पढ़ाया जाएगा मेरे भाई फौजी, इसको और अच्छे वे में और ढंग से समझाते हुए और बेसिक से। सीएपीएफ का दर्जा 7 संगठनों को प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने संगठनों को? 7 संगठनों को। 10 पॉइंट बताने, 1 2 3 4 करके पॉइंट बताओ। तो सबसे पहले कहोगे भैया सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका गठन 1835 में मिलिशिया हुआ करता था, ये प्राइवेट आर्मी कछार लेवी के नाम से। इसके नाम से? कछार लेवी के नाम से। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय। उत्तर पूर्व के प्रहरी, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये इसका मोटो हो जाता है। इसमें जो इसका प्रशासनिक नियंत्रण है, इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के पास, जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल कमान जो होती है इंडियन आर्मी के पास होती है, भारतीय थल सेना के पास। ये भारत म्यांमार सीमा की रक्षा 1643 किलोमीटर, सीमा की सुरक्षा, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा और उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका मुख्य काम है। इसका एक्ट कब आया था? 2006 में। इसका एक्ट कब आया था? 2006 में। असम राइफल्स, इसका एक्ट कब आया था? 2006 में। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो हुआ नहीं हुआ देखो इसके बारे में, सारे के सारे पॉइंट याद हो गए आपको। यही चाहिए था, यही तो चाहिए था बच्चा। चलिए सेकंड आ जाता है बीएसएफ, सीमा सुरक्षा संगठन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? कहोगे सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। भाई बीएसएफ की स्थापना कब हुई है? 1 दिसंबर 1965। भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई। इसका अधिनियम कब है? 1968 में। इसका अधिनियम कब आया था? कहोगे सर 1900। देखिए जो सातों के डीजी हैं उन्हें सबसे लास्ट में करा दूंगा। सातों संगठन के डायरेक्टर जनरल जो चीफ होते हैं उनको सबसे लास्ट में करा दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। और आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी फॉर लाइफ। बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? 7 के 7 अर्धसैनिक बल करा दूंगा अभी आपको याद। बीएसएफ का आपको बताने साथी, सबके सब उत्तर दीजिए। जो बीएसएफ है, बीएसएफ, इसका मोटो क्या है? तो कहोगे सर इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, गठन 1 दिसंबर 1965। भारत पाकिस्तान वार 1965 के बाद में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध
1965 के बाद 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया। 1968 में इसका एक्ट, और इसका मोटो क्या हो जाता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके कार्य क्या हैं? इसका कार्य भैया भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इसकी रक्षा करना। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एलओसी नाम की सीमा रेखा भी है, जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये 1972 के शिमला समझौते के तहत, 1972 के शिमला समझौते के तहत यह तय की गई थी। तो इस एलओसी की रक्षा भारतीय थल सेना करती है। इस एलओसी की रक्षा कौन करती है? भारतीय थल सेना। बाकी जितना भारत पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, रेड क्लिफ लाइन जो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उसकी रक्षा बीएसएफ करती है। दूसरा काम, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रक्षा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर। तो बीएसएफ दो सीमाओं की रक्षा करती है, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा। 4096.7 किलोमीटर की भारत बांग्लादेश, जबकि 3323 की भारत पाकिस्तान। अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो एलओसी नियंत्रण रेखा है, उसकी सुरक्षा कौन करती है? थल सेना। इसको कब तय किया गया था? 1972 के शिमला समझौते के तहत। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965, एक्ट 1968 में। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। हाल ही में बीएसएफ ने कंप्लीट महिलाओं की एक ड्रोन बटालियन तैयार की है, महिलाओं की एक एंटी ड्रोन बटालियन, जिसका नाम दुर्गा ड्रोन बटालियन रखा गया है। यह बीएसएफ ने तय की है। प्रश्न संख्या 3, सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आंतरिक सुरक्षा चुनौती में एक साथी ड्रग्स भी लिख लीजिएगा, ड्रग्स अथवा नशीली दवाएं, ड्रग्स अथवा नशीली दवाएं, ये भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण। आंतरिक सुरक्षा को एक चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा को। तीसरा संगठन आ जाता है सीआईएसएफ। भाई तीसरा संगठन क्या आ जाता है? ओगे सर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तीसरा संगठन क्या आ जाता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, इसका आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा। इसका आदर्श वाक्य क्या हो जाता है? होगे सर, संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। तो आपको इसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, आई का मतलब क्या है? सीआईएसएफ में आई का मतलब क्या है? अंशु जुड़ जाइए भैया एप्लीकेशन पर। भाई सीआईएसएफ में आई का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल। तो इसका मुख्य काम क्या है? जो प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान है, भारत के प्रमुख औद्योगिक, वैज्ञानिक, रणनीतिक, वित्तीय, या जो रणनीतिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, वित्तीय, या जो साथी रणनीतिक संस्थान आदि की सुरक्षा करना, संस्थान की सुरक्षा, ये सीआईएसएफ का काम है। हाल ही में संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को दी गई है। अब संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है? होगे सर, सीआईएसएफ की है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट या साथी मेट्रो इत्यादि है, इसमें भी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? होगे सर, सीआईएसएफ की है। इसलिए इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? संरक्षण एवं सुरक्षा। इसका एक्ट 1968 में आया, फिर 1983 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। जबकि इसका गठन जो बनाया जाता है, इसका गठन 10 मार्च 1969। इसका गठन कब होता है? 10 मार्च 1969। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस, तो याद रखिएगा 10 मार्च 1969।
सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च। इसका काम है सरकारी और प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करना, जैसे परमाणु प्लांट हो गए, अंतरिक्ष केंद्र हो गए, मेट्रो, एयरपोर्ट, या जो महत्वपूर्ण खदानें हो गई, जो हमारे बांध, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट आदि हो गए, जैसे आरबीआई, संसद। तो जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है भारत के, उनकी सुरक्षा करना ये सीआईएसएफ का काम है। इनकी सुरक्षा करना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का काम है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना कब हुई है? 10 मार्च 1969। जोर से बोलो, स्थापना कब हुई है? कहोगे सर 10 मार्च 1969। स्थापना कब हुई है? 10 मार्च 1969। आगे आ जाता है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है भाई? सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो कहोगे बड़े भैया जी, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है असम राइफल्स। लेकिन सबसे बड़ा पूछे तो याद रखिएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ जो है, जिसको केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल कहते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। भारत का अगर सैनिकों की संख्या की बात करें, सैनिकों की संख्या के आधार पर, तो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआईएसएफ। ये सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जो गठन किया गया था वो सीआरपी के नाम से, ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से 27 जुलाई 1939 को किया गया। इसलिए सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? तो कहोगे सर सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाती है। सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाती है? 27 जुलाई को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है, 27 जुलाई को। क्योंकि इसका सबसे पहला जो नाम था वो सीआरपी नाम हुआ करता था, ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर इसका नाम बदलकर जो नया नाम सीआरपीएफ रखा गया वो 28 दिसंबर 1949, गठन 27 जुलाई 1939 को सीआरपी के नाम से। इसका जो नया नाम पड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ये 28 दिसंबर 1949 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसका एक्ट कब आया? इसका एक्ट आया 1949 में। सीआरपीएफ का एक्ट कब आया है? 1949 में। सीआरपीएफ का एक्ट कब आया है? 1949। अब सीआरपीएफ के कई सारे काम है, वो देख लेते हैं। पहला काम है सीआरपीएफ का कि भैया नक्सलवाद से भी, जो नक्सलवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको कहते हैं, एलडब्ल्यूई, इससे निपटने का काम करती है। कहीं पर उग्रवाद है उत्तर पूर्व इत्यादि में, वहां भी भेजी जाती है। जैसे आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से भी सीआरपीएफ लोहा लेती है। इसके अलावा कहीं पर आंतरिक सुरक्षा, दंगे फसाद हो जाएं, तो दंगे फसाद को रोकने आदि के लिए भी सीआरपीएफ का सहायता ली जाती है, सीआरपीएफ की कंपनी भेजी जाती है। अब सीआरपीएफ की एक विशेष ब्रांच है, सीआरपीएफ की एक विशेष शाखा कह सकते हो, ये सीआरपीएफ के होते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित क्रिया, रैपिड एक्शन फोर्स। इनकी नीली वर्दी होती है। कौन सी वर्दी होती है? इनकी साथी नीली वर्दी होती है। आपने इनकी वर्दी कैसी देखी होगी? नीली वर्दी देखी होगी, ब्लू इनकी यूनिफॉर्म होती है। आरएएफ किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का हिस्सा है? यदि आपसे पूछे कि जो आरएएफ है वो किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का हिस्सा है, तो आप क्या बताओगे? देखिए 7 संगठन है सीएपीएफ के, चौथे पर चल रहे हैं, तो ये 7 के 7 आज आपको रिवाइज हो जाएंगे, पूरे याद हो जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित क्रिया बल, ये सीआरपीएफ का भाग है, जिसका गठन 11 दिसंबर 1991 को किया गया। कई जगह साथी आरपीएफ का गठन, आरएएफ का गठन 1992 में भी बताया गया है। आरएएफ का गठन कई जगह याद रखिएगा 1992 भी बताया गया है।
जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स जिसको कहते हैं, इसका गठन याद रखिएगा, कई जगह 1992 बताया गया है, कई जगह क्या बताया गया है, अक्टूबर 1992। तो आप इसे साथी अक्टूबर 1992 कर लीजिएगा। इसका गठन कब हुआ है? अक्टूबर 1992। आरएएफ या रैपिड एक्शन फोर्स कह सकते हैं। इसका गठन कब हुआ है? अक्टूबर 1992 में। यह सीआरपीएफ की विशेष फोर्स है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है दंगा फसाद की नियंत्रण स्थिति में दंगों को रोकना और भीड़ को नियंत्रण करना। जैसे मान लेता हूं कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन है और भीड़ रुक नहीं रही, तो फिर ये नीली वर्दी वाले भेजे जाते हैं, लठ बजाने में एक्सपर्ट। दंगा फसाद अगर एक बार आरएएफ ने मार्च कर लिया तो दंगाई अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। जब 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई दंगा होता है तो दंगाइयों की मम्मी कहती है, बेटा सो जा, आरएएफ आ गई। रैपिड एक्शन फोर्स याद रखिएगा, इसमें वर्तमान में 15 बटालियन है। वर्तमान में रैपिड एक्शन फोर्स में कितनी बटालियन है? तो याद रखिएगा साथी, आरएएफ की, सीआरपीएफ की आरएएफ जो है, इसमें कुल मिला के 15 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 15 बटालियन है। इसका मुख्य काम क्या है? दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण। समझी मेरी बात? अब आ जाती है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के कार्य होते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखना, जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म, उग्रवाद नियंत्रण, संसद की सुरक्षा पहले होती थी। अब संसद की सुरक्षा किसको दे दी गई है? अब संसद की सुरक्षा सीआरपीएफ से लेकर किसको दे दी गई है? अब संसद की सुरक्षा, जब से संसद में वो स्प्रे वाला कांड हुआ था, प्रधानमंत्री जी के निवास की सुरक्षा, एक साथी सीआरपीएफ की विशेष विंग है जिसको कोबरा कहा जाता है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कोबरा की फुल फॉर्म बताइए। जो कोबरा सीआरपीएफ की एक ब्रांच है, कोबरा जो है ये सीआरपीएफ की एक ब्रांच है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। किसकी स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2008 में। कमांडो, कोबरा का कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कोबरा बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, इसकी स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2008 में। ये गुरिल्ला युद्ध और जंगल युद्ध जो होते हैं, जंगल वारफेयर, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो जो विशेष नक्सलवादियों से निपटने के लिए, जो अति नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, उनसे निपटने के लिए कोबरा बटालियन का गठन अक्टूबर 2008 में। जैसे आरएएफ 1992 दंगा और भीड़ नियंत्रण, वैसे याद रखिएगा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, इसकी स्थापना कब की गई है ये भी पूछेगा। अक्टूबर 2008 में, अक्टूबर 2008, अक्टूबर में मत कीजिए इसको, सितंबर कर लीजिए, सितंबर 2008 में याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी कोबरा की। तो जो कोबरा बटालियन है, ये गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला मतलब जो एक साथ घात लगाकर हमला करते हैं, क्योंकि नक्सली ऐसे हमला करते थे, और जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते हैं, जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर है चीज? अब आ जाती है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या जाती है भैया? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये 5वां अर्धसैनिक बल है, जिसको आईटीबीपी कहते हैं। इसका गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 के बाद में 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन हुआ है। इसका मुख्य काम भारत चीन सीमा की रक्षा है। भारत चीन सीमा की रक्षा, जो मैकमोहन लाइन है और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक मैकमोहन रेखा सहित भारत चीन सीमा की रक्षा ये आईटीबीपी करती है। जबकि भारत और चीन के बीच में लद्दाख वाले क्षेत्र में जो एलएसी है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसकी रक्षा भारतीय थल सेना करती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी सफल संचालन करा रही है। 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का सफल संचालन, कैलाश मानसरोवर यात्रा का सफल संचालन करा रही है। जो आईटीबीपी नामक संस्था है, ये 1982 से
कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी सफल संस्थान। कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी कहोगे सर सफल संचालन आईटीबीपी करा रही है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, तो जाहिर सी बात है भारत चीन सीमा की रक्षा आईटीबीपी, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा भी। तो और ये दृढ़ता कर्म और निष्ठा, ये आईटीबीपी के आदर्श वाक्य हैं। 24 अक्टूबर 1962 को गठन, जबकि इसका अधिनियम कब आया है? 1992 में। इसका अधिनियम कब आया है? हो गए सर 1992 में। इसका अधिनियम 1992। छठा हो जाता है एनएसजी। छठा क्या आ जाता है साथी? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को क्या कहते हैं? कहोगे सर नेशनल सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इन्हें भैया ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इनका आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका गठन सबसे पहले 1984 में किया गया। जो एनएसजी है इसका गठन सबसे पहले कब किया गया? तो याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका जो सबसे पहले गठन किया गया है, जीरो एरर फोर्स है ये कैसी फोर्स है? कहोगे सर जीरो एरर फोर्स। गृह मंत्रालय के तहत ये काम करती है। किसके तहत काम करती है? कहोगे सर गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एनएसजी ये किसके तहत काम करती है? गृह मंत्रालय के तहत। गृह मंत्रालय के तहत 1986 में इसका, आप कहोगे सर 1986 में, मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी घोषणा वो 1984 में, जबकि इसका जो गठन हुआ है, जो इस ये एक प्रकार से कह सकते हो ये अस्तित्व में आई है, वो सितंबर 1986 में। अस्तित्व में जो आई है, अस्तित्व, ये 1986 में आई है। इसका कार्य क्या होता है एनएसजी का? जैसे कहीं पर कोई विमान आदि का अपहरण हो गया, विमान अपहरण इत्यादि में ये आते हैं। इसके अलावा कहीं पर कोई आतंकवादी हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो रहा है, आतंकवादी हमले का मुकाबला करने में कहीं पर होस्टेज कंडीशन बन गई है कि बंधक बना लिया गया है। जैसे मुंबई हमला हुआ था 2008 का आतंकवादी हमला, इस प्रकार से इसको जीरो एरर फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जीरो एरर फोर्स, बिना कोई गलती वाली फोर्स नहीं, ये कोई गलती नहीं करते। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कह देते हैं। सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा, ये एनएसजी का आदर्श वाक्य है। 1984 में घोषणा, 1986 में अस्तित्व में आई। इसका याद रखिएगा, इन्होंने 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसमें ऑपरेशन थंडर, ब्लैक थंडर करके ये एक ऑपरेशन भी चलाया था। तो जो आतंकवादियों ने बंधकों को कब्जा कर रखा था, आतंकवादियों को मार गिराने का काम और बंधकों को छुटाने का काम, ये भी ब्लैक कैट कमांडो करते हैं। ब्लैक कैट कमांडो। सातवीं आ जाती है सशस्त्र सीमा बल। सातवां कौन सा है? सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले इसका गठन स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से किया गया था, जो चीन सीमा के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जासूसी करने और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए। उसके बाद में 1963 में इसका गठन हुआ। बाद में स्पेशल सर्विस ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र सीमा बल। ये भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, भारत नेपाल और याद रखिएगा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, जो 699 किलोमीटर की सीमा है, भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, ये दोनों कार्य किसके हैं? तो याद रखिएगा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, भारत भूटान सीमा की सुरक्षा, ये सशस्त्र सीमा बल के नाम है। ये किसके काम है? सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का पुराना नाम क्या था? एसएसबी का पुराना नाम अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशल सर्विस ब्यूरो हुआ करता था। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड, सेवा सुरक्षा बंधुत्व, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, ये इसका ध्येय वाक्य है। सेवा सुरक्षा बंधुत्व, ये याद रखिएगा ध्येय वाक्य है।
जबकि सीआरपीएफ का जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा एवं निष्ठा, सेवा एवं निष्ठा। अब यहां से आपको कितने भी क्वेश्चन पूछे, अब ये 7 आपने केंद्रीय अर्धसैनिक बल पढ़े, इनसे आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका उत्तर ना दे पाए। अब देख लेते हैं कौन कौन से। आपको ये 7 की 7 केंद्रीय अर्धसैनिक बल, इनमें किसका गठन सबसे पहले हुआ, किसका सबसे बाद में? सबसे पहले से सबसे बाद वाला, सबसे पहले से सबसे बाद वाला, बिल्कुल क्रम से लगाइए, सबसे पहले से सबसे बाद वाला। ये जितने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, इनमें सबसे पहले किसका गठन हुआ, उससे लेकर सबसे बाद तक इनको क्रम से लगाना है। यहां पर मैं ध्येय वाक्य लिख रहा हूं, इनके ध्येय वाक्य भी बताने हैं, इनका हेडक्वार्टर भी बताना है, स्थापना भी बतानी है, सब कुछ। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? असम राइफल्स, क्योंकि वो सबसे पुराना है 1835। 1835 के बाद में सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939, सीआरपीएफ के बाद में आईटीबीपी 24 अक्टूबर 1962, सशस्त्र सीमा बल 1963, बीएसएफ 1965, सीआईएसएफ 1969, फिर साथी 1984 एनएसजी। ये 7 के 7 हो गए, 7 के 7। इनका ध्येय वाक्य भी बताइए, इन 7 के 7 के ध्येय वाक्य। फिर बताइए आरएएफ का गठन कब हुआ, ये किसके अधीन काम करती है? कोबरा बटालियन की फुल फॉर्म बताइए, इसका गठन कब हुआ? कोबरा की फुल फॉर्म, इसका गठन। वर्तमान में संसद की सुरक्षा, ये किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल के पास है? संसद की सुरक्षा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल? आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से लड़ने में, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने में, आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल को जाना जाता है? किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल को जाना जाता है जो मुख्य रूप से आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ता है? आंतरिक सुरक्षा। कहीं पर मान लेता हूं आतंकवादियों ने बंधक सिचुएशन आ जाती है, किसी को बंधक बना लिया है, तो फिर आपसे पूछा है साथी, इनमें से कौन से केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल का काम है? केंद्रीय अर्धसैनिक बल एलएसी किस किस के बीच में पाई जाती है? वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये किस किस के बीच में पाई जाती है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। असम राइफल्स उत्तर पूर्व के प्रहरी, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, शिलोंग हेडक्वार्टर। सीआरपीएफ सेवा एवं निष्ठा, सेवा एवं निष्ठा। एसएसबी कहा जाता है भैया सेवा सुरक्षा बंधुत्व, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, सेवा सुरक्षा बंधुत्व। बीएसएफ कहा जाता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीएसएफ कहा जाता है संरक्षण एवं सुरक्षा। एनएसजी कहा जाता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आईटीबीपी, इसमें साथी 4 हो जाते हैं, शौर्य दृढ़ता क्रम निष्ठा, शौर्य दृढ़ता क्रम कर्म निष्ठा, शौर्य दृढ़ता कर्म और निष्ठा, ये इनके आदर्श वाक्य हो जाते हैं। आरएपीएफ 1992 सीआरपीएफ का विंग है दंगा नियंत्रण के लिए। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। सितंबर 2008 में इसका गठन हुआ नक्सलवाद से मुकाबला करने के लिए। ये जंगल वारफेयर इत्यादि में एक्सपर्ट होते हैं। संसद की सुरक्षा सीएसएफ के पास है। आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद, इन सबसे सीआरपीएफ निपटती है। आतंकवादी बंधक इत्यादि बना लिए जाएं
एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और एलएसी भारत और चीन के बीच में लद्दाख, भारत और चीन के बीच में। अब बताइए कुछ कुछ केंद्रीय अर्धसैनिक बल का कम पता चला, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मामले बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी। यही है आपकी थ्योरी, और कुछ नहीं है, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, हमने याद भी किया, एक एक चीज को डिटेल में भी लिखा है। यही मान लो 1.5 घंटे में आप 30 क्वेश्चन कर लेते, 40 क्वेश्चन कर लेते, तो क्या क्वेश्चन से कोई चीज याद होती? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने संगठनों को सीएपीएफ का दर्जा दिया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितने संगठनों को सीएपीएफ का दर्जा दिया है? तो अब तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पुराने से नए क्रम में देख लो, असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई 1939 को गठन हुआ था, 27 जुलाई 1900। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल है? 7 पुलिस संगठन है सीएपीएफ। कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा, प्राइवेट आर्मी के रूप में, जिसे कछार लेवी कहा जाता था? उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। तो इनमें से कौन सा था जिसका पुराना नाम कछार लेवी हुआ करता था? जिसका पुराना नाम कछार लेवी। एग्जाम देने आए हूं, क्या दिक्कत हुई है भैया? 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ, बीएसएफ तो 1965 में बनी, आईटीबीपी 1962 में, सीआरपीएफ 1939। याद रखेगा असम राइफल्स, असम राइफल्स को क्या कहा जाता था? इसी का नाम था कछार लेवी, इसी का नाम क्या था? कछार लेवी। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बताइए, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म सबके सब, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म हो गए सर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन नहीं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इनमें से कौन सी एजेंसी है जो वार्षिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाती है? 1982 से कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है, कौन सी एजेंसी है? और सीआरपीएफ का वह विंग जो दंगे और दंगे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था, दंगे और दंगे जैसी स्थितियों से। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के पुराने एग्जाम में पूछे गए। तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में, भारत तिब्बत सीमा की रक्षा, आईटीबीपी। सीआरपीएफ का दंगे जैसी स्थिति से निपटने के लिए 1992 में क्या बनाया गया था? रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको आरएएफ कहते हैं, जिसे भैया आरएएफ कहते हैं, या आप कहोगे सर रैपिड एक्शन फोर्स कहते हैं। पूछा है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब होता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस तुरंत के तुरंत बताइए, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो ये जितनी थ्योरी मैंने आपको बताई है, इसी क्रम से इसी सीक्वेंस में हम लोग साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंतिम प्रयास बैच में करेंगे। इसलिए मैंने कहा था इसमें हर सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर थ्योरी टाइप प्रिंट फॉर्मेट में नोट्स अपलोड करा दिए गए, आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे जो भी क्लास में पढ़ाएंगे। फ्लो चार्ट में सारा स्टडी मटेरियल अपलोड है। 6-7 घंटे की लाइव क्लास होंगी रोजाना। 30 तारीख रविवार, 30 नवंबर रविवार को टाइम टेबल, 1 दिसंबर सोमवार से क्लास। अब 3 दिन बचे, जरा भी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर आप क्लास में आने से पहले पढ़कर आए, क्लास में आने से पहले आप पढ़कर आए, फिर साथी आप बिल्कुल निकल जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो तैयार हो साथी थ्योरी के लिए? एक बार सारे के सारे कमेंट में कर लो, हाँ भैया थ्योरी पढ़ेंगे। सबके सब थ्योरी लिख दीजिए, THEORY, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। ऐसे कल आपको सोशल मीडिया या वाणिज्य व्यापार वाला टॉपिक सिखा दूंगा थोड़ा सा,
इसी प्रकार से बढ़िया मेहनत करेंगे, बढ़िया बच्चे हैं, सबसे बड़ा बैच इंडिया का ही बनेगा। एग्जाम पर का अंतिम प्रयास, आप जुड़िए और आपका कोई साथी हो तो उसे भी जरूर जुड़ने के लिए बोलना, आज के आज, अभी के अभी। बाकी 10 बजे से साथ ही मैराथन भी लगेगी। फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सबके सब जुड़ जाना। जय हिंद।